स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टूडेंट लाइफ में। दोस्तों, ये परीक्षा तिथि 2/6/2002 का दोस्तों दूसरा पार्ट है। दोस्तों, इसमें हम 51 से लेकर के 100 तक के जितने भी प्रश्न हैं उसको कवर करने वाले हैं। दोस्तों, 1 से लेकर के 50 तक के जितने भी क्वेश्चन थे उसको हम पहले कवर कर चुके हैं। अगर आपने नहीं देखा है तो आई बटन पर क्लिक करके उस वीडियो को देख सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, आज का पहला क्वेश्चन शुरू करते हैं। दोस्तों, आज का पहला क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सी घटना सबसे पहले घटी थी। तो निम्नलिखित में से तो पूछ रहा है दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सी घटना सबसे पहले घटी थी। इसका सही उत्तर है ऑप्शन संख्या ये, उपनिषद की रचना। अगला क्वेश्चन आपसे 52 नंबर पूछ रहा है दोस्तों कि मौर्य राज्य के संस्थापक कौन थे। दूसरा नंबर क्वेश्चन दोस्तों पूछ रहा है कि मौर्य राज्य के संस्थापक कौन थे। दोस्तों याद रखिएगा दोस्तों, मौर्य राज्य के संस्थापक कौन थे तो चंद्रगुप्त मौर्य थे। कौन थे दोस्तों? चंद्रगुप्त मौर्य थे। और याद रखिएगा दोस्तों, इन्होंने जैन धर्म के जैन धर्म को अपनाया था। इन्होंने किस धर्म को अपनाया था दोस्तों? तो जैन धर्म को अपनाया था। इस बात को भी आप याद रखिएगा। चलिए अब अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आपसे 53 नंबर पूछ रहा है, 53 नंबर, कि शुंग राज्य के संस्थापक कौन थे दोस्तों। शुंग राज्य के संस्थापक कौन थे दोस्तों? तो पुष्यमित्र शुंग थे। कौन थे दोस्तों? पुष्यमित्र शुंग थे। दोस्तों इसने मौर्य राज्य, मौर्य वंश के अंतिम शासक बृहदर्थ की हत्या करके दोस्तों शुंग वंश की स्थापना की थी। तो इसको भी याद रखेगा। चलिए अब अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आपसे 54 नंबर पूछ रहा है कि शक काल कब आरंभ होता है दोस्तों। शक काल कब आरंभ होता है दोस्तों? तो 78 ईस्वी में। कब होता है दोस्तों? तो शक काल कब आरंभ हुआ था या होता है? तो 78 ईस्वी में हुआ था। इसको भी आप याद रखेगा दोस्तों। ये साथ ही याद रखेगा दोस्तों, शक संवत की शुरुआत कुषाण वंश के प्रतापी शासक कनिष्क ने की थी। तो चलिए अब अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आपसे 55 नंबर पूछ रहा है कि कनिष्क एक था। कनिष्क क्या था दोस्तों? तो कुषाण वंश का एक शासक था। कनिष्क कौन था दोस्तों? तो कुषाण वंश का एक शासक था, जिसके शासनकाल के दौरान दोस्तों चौथी बौद्ध संगति कहाँ हुई थी दोस्तों? तो कुंडलवन कश्मीर में हुई थी। इसको भी याद रखेगा। प्रथम शताब्दी में। कब हुआ था दोस्तों? तो प्रथम शताब्दी में कुंडलवन कश्मीर में कनिष्क के शासनकाल में ही दोस्तों कौन सा हुआ था? तो प्रथम बौद्ध संगति हुई थी। तो इसको भी याद रखेगा। चलिए अब अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आपसे 56 नंबर पूछ रहा है कि गुप्त राज्य की स्थापना किस सन में हुई थी। यानी गुप्त राज्य की स्थापना किस सन में हुई थी। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन संख्या ए। क्या हो जाएगा दोस्तों? 320 ईस्वी में। कब हो जाए दोस्तों? ऑप्शन संख्या बी ए हो जाएगा 320 ईस्वी में। कब हो जाए दोस्तों? तो 320 ईस्वी में। और गुप्त राज्य के संस्थापक कौन थे दोस्तों? तो श्रीगुप्त थे। कौन थे दोस्तों? तो श्रीगुप्त थे। इस बात को भी आप याद रखिएगा। चलिए अब अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है 57 नंबर कि गुरु नानक देव का जन्म किस स्थान में हुआ था। तो गुरु नानक देव का स्थान किस सन में हुआ था? गुरु नानक देव का स्थान दोस्तों किस सन में हुआ था? तो 1469 में। कब हुआ दोस्तों? तो 15 अप्रैल 1469 को। कब हुआ था दोस्तों? 1469 ईस्वी को। कहाँ हुआ था? तो याद रखिएगा दोस्तों, तालवंडी पाकिस्तान में। कहाँ हुआ था दोस्तों? तो तालवंडी कहाँ पड़ता है दोस्तों? और पाकिस्तान में पड़ता है। और इनकी मृत्यु कब हुई थी दोस्तों? तो 1539 ईस्वी में। कब हुई थी दोस्तों? 1539 ईस्वी में। कहाँ हुई थी? तो करतारपुर में हुआ। कहाँ हुआ था? करतारपुर में। तो इसको भी याद रखिएगा। और साथ ही दोस्तों याद रखिएगा, गुरु नानक देव दोस्तों सिख धर्म के संस्थापक भी थे। इसको भी याद रखिएगा। चलिए अब अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न आपसे 58 नंबर पूछा है कि निम्नलिखित में से कौन सी घटना सबसे पहले घटी। निम्नलिखित में से कौन सी घटना सबसे पहले घटी। तो याद रखिएगा दोस्तों, इनमें हो जाएगा दोस्तों निम्नलिखित में से कौन सी घटना सबसे पहले घटी। तो पहले देख लेते हैं दोस्तों, कुतुब शाह गोलकुंडा राजा कब हुआ था दोस्तों? तो कुतुब शाह गोलकुंडा राजा कब हुआ था? तो 1512 में हुआ था। कब हुआ था दोस्तों? 1512 में। और पुर्तगालियों द्वारा गोवा पर कब्जा कब किया गया था? तो 1510 में किया गया था। यानी पुर्तगालियों द्वारा गोवा पर कब्जा कब किया गया था? तो 1510 में। अहमदनगर में निजाम शाही कब आई थी दोस्तों? तो अहमदनगर में निजाम शाही दोस्तों 1490 में आई थी। कब आई थी दोस्तों? 1490 में। जबकि बीजापुर में आदिल शाह का राज्य कब हुआ था दोस्तों? तो बीजापुर में आदिल शाह का राज्य 1489 में हुआ था। इसलिए इसका सही उत्तर ऑप्शन संख्या क्या होना चाहिए? ए। ऐसा ऑप्शन संख्या डी होना चाहिए। कब ऑप्शन संख्या डी, बीजापुर में आदिल शाह का राज्य। ऑप्शन संख्या इसका सही हो जाएगा ऑप्शन संख्या डी। इसको भी आप याद रखिएगा। चलिए अब अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आपसे 59 नंबर पूछ रहा है कि पानीपत का प्रथम युद्ध किनके बीच में हुआ था। तो पानीपत का प्रथम युद्ध हुआ कब था दोस्तों? तो 1526 में। कब हुआ था दोस्तों? 1526 में। हुआ कब था? तो बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच में। इसमें हार किसकी हुई थी? तो इब्राहिम लोदी की। जबकि दूसरा पानीपत का युद्ध कब हुआ था दोस्तों? तो 1556 में हुआ था। 1556 में। इसमें किसकी हार हुई थी दोस्तों? तो हेमू की हार हुई थी। कौन हारा था? तो अकबर हारा था। इसको भी याद रखिएगा। चलिए
चलिए अब अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आपसे 60 नंबर पूछ रहा है कि हेमू को किसने हराया था। हेमू को किसने हराया था दोस्तों, तो अकबर ने हराया था। ऑप्शन संख्या बी हो जाएगा, किसने हराया था, अकबर ने। इसको भी याद रखेगा। चलिए अब अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन 61 नंबर पूछ रहा है कि खालसा की स्थापना किसने की। 61 नंबर पूछ रहा है दोस्तों, खालसा की स्थापना किसने की। तो याद रखें दोस्तों 1699 में। कब दोस्तों, तो 1699 में खालसा की स्थापना किसने करी थी, तो गुरु गोविंद सिंह ने की थी। किसने की थी दोस्तों, गुरु गोविंद सिंह, जिनका जन्म पटना में हुआ था। और सिख धर्म के अंतिम गुरु थे। सिख धर्म के अंतिम गुरु कौन थे दोस्तों, गुरु गोविंद सिंह। इसको भी याद रखेगा। चलिए अब अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आपसे 62 नंबर पूछ रहा है कि नादिर शाह किस देश का वासी था। तो नादिर शाह किस देश का वासी था दोस्तों, तो फारस का वासी था। वर्तमान में दोस्तों फारस को ईरान के नाम से जाना जाता है। और नादिर शाह के बारे में याद रखिएगा दोस्तों, इसे ईरान का नेपोलियन भी कहा जाता है। ईरान। क्वेश्चन आपसे 63 नंबर पूछ रहा है कि दीन ए इलाही धर्म किसने शुरू की थी। आपसे ऑप्शन नंबर 63 पूछ रहा है, क्वेश्चन संख्या 63 पूछ रहा है कि दीन ए इलाही धर्म को किसने शुरू की थी। तो याद रखिए दोस्तों, अकबर ने शुरू की थी। ऑप्शन संख्या सी हो जाएगा, अकबर ने। कब की थी, तो 1582 में। कब की थी दोस्तों, तो 1582 ईस्वी में। अब दोस्तों याद रखिएगा कि दीन ए इलाही धर्म को स्वीकार करने वाला पहला और अंतिम हिंदू कौन था दोस्तों, तो बीरबल था। कौन था दोस्तों, तो बीरबल था। इस बात को भी आप याद रखिएगा। यानी दीन ए इलाही धर्म को स्वीकार करने वाला प्रथम और अंतिम हिंदू कौन था दोस्तों, तो बीरबल था। इस बात को भी आप याद रखिएगा। चलिए अब अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आपसे 64 नंबर पूछ रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा मौलिक अधिकार नहीं है। निम्नलिखित में से कौन सा दोस्तों मौलिक अधिकार नहीं है। तो निःशुल्क शिक्षा का अधिकार दोस्तों क्या है, मौलिक अधिकार नहीं है। तो इसको भी याद रखिएगा। बाकी सब दोस्तों मौलिक अधिकार है। चलिए अब अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन पूछ रहा है कि निम्नलिखित में से कौन भारतीय सेना के सुप्रीम कमांडर है। निम्नलिखित में से कौन दोस्तों भारतीय सेना के सुप्रीम कमांडर है। तो इसका सही उत्तर ऑप्शन क्या हो जाएगा, राष्ट्रपति। भारतीय दोस्तों तीनों सेना, भारत के तीनों सेना यानी कि थल सेना, वायुसेना और नौसेना, तीनों का प्रमुख कौन होता है दोस्तों, तो राष्ट्रपति होता है। इस बात को भी याद रखिएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आपसे 67 नंबर पूछ रहा है कि भारत की पार्लियामेंट का उद्घाटन किस सन में हुआ था। भारत की पार्लियामेंट का उद्घाटन किस सन में हुआ था दोस्तों, तो 1927 में हुआ था। किस सन में हुआ था दोस्तों, 1927 ईस्वी में। और किसके शासनकाल में, तो इरविन के शासनकाल में। इसको भी याद रखिएगा। किसके शासनकाल में हुआ था दोस्तों, तो इरविन के शासनकाल में हुआ था। इस बात को भी याद रखिएगा दोस्तों। इसके वास्तुकार कौन थे दोस्तों, तो एडवर्ड लुटियन और हर्बर्ट बेकर इसके वास्तुकार थे। इस बात को भी याद रखिएगा। चलिए अब अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आपसे 68 नंबर पूछ रहा है कि राज्यसभा में कितने निर्वाचित सदस्य होते हैं। यानी कि राज्यसभा में कितने निर्वाचित सदस्य होते हैं। तो कितने होते हैं दोस्तों, तो 238 होते हैं। कितने होते हैं दोस्तों, 238। और 12 सदस्यों को राष्ट्रपति द्वारा क्या किया जाता है, मनोनीत किया जाता है। यानी राज्यसभा में 12 सदस्यों को राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत किया जाता है। इस तक कुल सदस्य 250 हो जाते हैं। कि राज्यसभा में अधिकतम सदस्य कितने हो सकते हैं, तो 250। जबकि भारतीय संविधान के आर्टिकल कितने में दोस्तों, तो भारतीय संविधान के अनुच्छेद 80 में राज्यसभा का गठन की बात की गई। तो इस बात को भी याद रखिएगा। चलिए अब अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है 69 नंबर कि संसद में लोकसभा में कुल सदस्यों की संख्या कितनी होती है। यानी संसद में लोकसभा में कुल सदस्यों की संख्या कितनी होती है। तो कितनी होती है दोस्तों, 552 होती है। कितनी होती है दोस्तों, अधिकतम कितने हो सकते हैं, 552। अब वर्तमान में कितने हैं दोस्तों, तो वर्तमान में है 545। इस बात को भी याद रखिएगा। चलिए अब अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है 70 नंबर कि भारत के अटॉर्नी जनरल की नियुक्ति कौन करता है। भारत के अटॉर्नी जनरल यानी कि भारत के महान्यायवादी की नियुक्ति कौन करता है। तो भारत का राष्ट्रपति करता है। किसके तहत करता है, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 76A के तहत। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 76A के तहत अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया यानी भारत के महान्यायवादी की नियुक्ति भारत के राष्ट्रपति करता है। इस बात को भी आप याद रखिएगा। चलिए अब अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आपसे 71 नंबर पूछ रहा है कि भारत की प्रथम पंचवर्षीय योजना किस सन में आरंभ हुई थी। यानी कि भारत की प्रथम पंचवर्षीय योजना किस सन में आरंभ हुई थी दोस्तों, तो याद रखेगा 1951 में। कब हुई थी दोस्तों, 1951 में। चली कब थी, तो 1956 तक। इस बात को भी याद रखेगा। और दोस्तों इसने मॉडल कौन दिया था, तो हेराल्ड डोमर ने दिया था। तो इसका मॉडल किस पर आधारित था दोस्तों, तो हेराल्ड डोमर मॉडल पर आधारित था। और इसमें कृषि क्षेत्र को अधिक प्राथमिकता दी गई थी। कृषि। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगले क्वेश्चन आपसे 72 नंबर पूछ रहा है कि सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीशों की संख्या में वृद्धि कौन कर सकता है। सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीशों की संख्या में वृद्धि कौन कर सकता है दोस्तों, तो संसद कर सकता है। कौन कर सकता है दोस्तों, संसद कर सकता है। वर्तमान में दोस्तों सुप्रीम कोर्ट में कितने सदस्यों की संख्या है, तो कुल सदस्य कितने हैं, 34 है। इसमें दोस्तों मुख्य न्यायाधीश को मिलाकर के सदस्यों की संख्या कितनी है, तो 34 है। इस बात को भी याद रखेगा। चलिए अब अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है। अगला क्वेश्चन आपसे 74 नंबर पूछ रहा है कि महाराष्ट्र राज्य के कितने राज्य से घिरा हुआ है। महाराष्ट्र राज्य कितने राज्यों से घिरा हुआ है दोस्तों, तो 6 राज्यों से घिरा हुआ है। 6 राज्यों से घिरा हुआ है। अब महाराष्ट्र का जो कुल क्षेत्रफल है दोस्तों, भारत के कुल क्षेत्रफल का कितना है, तो 9.36% है। इस बात को भी आप याद रखिएगा। महाराष्ट्र का कुल क्षेत्रफल भारत के कुल क्षेत्रफल का कितना है, तो 9.36% है। इसको भी याद रखिएगा। चलिए अब अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आपसे 75 नंबर पूछ रहा है
कि सचिन तेंदुलकर ने किस स्थान पर अपना 29वां टेस्ट शतक लगाया था दोस्तों। तो इसका सही उत्तर ऑप्शन संख्या बी हो जाएगा, पोर्ट ऑफ स्पेन में। कहाँ लगा दोस्तों? पोर्ट ऑफ स्पेन में। कब लगाया था? 2002 में। उस समय का दोस्तों यह करंट का क्वेश्चन है। 2002 में दोस्तों सचिन तेंदुलकर अपना 29वां टेस्ट शतक कहाँ लगाया था? पोर्ट ऑफ स्पेन में। इसके खिलाफ लगाया था दोस्तों, तो वेस्ट इंडीज के खिलाफ लगाया था। इस बात को भी याद रखिएगा। चलिए अब अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आपसे 76 नंबर पूछ रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सी राशि अदिश नहीं है? निम्नलिखित में से दोस्तों कौन सी राशि अदिश नहीं है? तो ऑप्शन संख्या इसका सही हो जाएगा बी, विस्थापन दोस्तों अदिश राशि नहीं है, अदिश राशि नहीं है, बाकी सब दोस्तों अदिश है। चलिए अब अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा है 77 नंबर कि त्वरित गति के लिए कौन सा कथन सत्य हो जाएगा? त्वरित गति के लिए कौन सा कथन सत्य हो जाएगा? तो पिंड की चाल में सतत बदलती रहती है, यानी पिंड की चाल सतत बदलती रहती है, इसे क्या कहते हैं दोस्तों? तो इसको हम त्वरण कहते हैं, यानी कि समय के साथ वेग में परिवर्तन के क्या कहते हैं? समय के साथ वेग में परिवर्तन को हम क्या कहते हैं दोस्तों? त्वरण कहते हैं। त्वरण का फॉर्मूला क्या होता है दोस्तों? तो अंतिम वेग माइनस प्रारंभिक वेग बटा में होता है समय। तो त्वरण का दोस्तों यह फॉर्मूला होता है कि अंतिम वेग माइनस प्रारंभिक वेग बटा में समय। तो इसको भी आप याद रखिएगा दोस्तों। समय के साथ जब वस्तु का वेग घटता है तो उसको हम मंदन कहते हैं, इस बात को भी याद रखिएगा। चलिए अब अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है 78 नंबर। क्वेश्चन 78 नंबर कह रहा है कि पिंड का प्रारंभिक वेग कितना है दोस्तों? प्रारंभिक वेग 2 मीटर प्रति सेकंड है और त्वरण 0.5 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर होना चाहिए। तो कितना दोस्तों? स्क्वायर है। तो 10 सेकंड में पिंड का वेग क्या हो जाए, यानी कि पिंड का अंतिम वेग पूछ रहा है। तो अंतिम वेग हमको निकालना है। प्रारंभिक वेग कितना दे रखा है दोस्तों? तो 2 मीटर प्रति सेकंड दे रखा है और त्वरण कितना देखा है? तो 0.5 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर दे रखा है और समय कितना दे रखा है दोस्तों? तो 10 सेकंड दे रखा है। कितना दे रखा है? 10 सेकंड। तो अंतिम वेग यानी कि v बराबर आपको निकालना था। v बराबर क्या होता है दोस्तों? तो आपको मालूम होगा u प्लस ए टी। यह फॉर्मूला होता है v बराबर u प्लस ए टी। दोस्तों यहाँ पे त्वरण को तो चलिए अब इसको सॉल्व करते हैं। v का मान हमको निकालना है, तो u का मान दे रखा है 2, तो 2 कर देंगे प्लस है तो प्लस। u का मान कितना है दोस्तों? 5/10, यानी कि 0.05 है। इसको जो 5 इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 5/10। ऐसे काटेंगे दोस्तों तो 1/2 क्या आ जाएगा दोस्तों? हमारा 1/2। तो त्वरण को हम क्या लिख सकते हैं दोस्तों? तो अपने सहूलियत के हिसाब से क्या लिख सकते हैं? 1/2। और समय कितना है? तो समय को हम यहाँ पर लिख देंगे 10। समय को क्या लिख देंगे? 10। अब देखिए यहाँ 2 से हम काटेंगे, 2 × 5 = 10 और 5 और 2 को जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा? 7। तो अंतिम वेग क्या हो जाएगा दोस्तों? तो 7 मीटर प्रति सेकंड हो जाएगा। तो इसको भी आप एक बार देख लीजिएगा। चलिए अब अगला प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न आपसे 79 नंबर पूछ रहा है कि स्थिर स्थिति से गति करने पर वस्तु का 4 सेकंड में वेग 2 मीटर प्रति सेकंड होता है। यानी कि स्थिर स्थिति से गति करने पर वस्तु का 4 सेकंड में वेग 2 मीटर प्रति सेकंड होता है। तो वस्तु 4 सेकंड में कितनी दूरी तय करेगी, यानी कि वस्तु 4 सेकंड में कितनी दूरी तय करेगी, इसको आपको बताना है। क्या करें दोस्तों? स्थिर स्थिति से, यानी कि प्रारंभिक वेग क्या दे रखा है? तो 0। प्रारंभिक वेग कितना दे रखा है दोस्तों? 0। और करा के गति करने पर टी का मान कितना दे रखा है? तो 4 सेकंड दे रखा है। कितना दे रखा है? 4 सेकंड। और अंतिम वेग यानी कि v का मान कितना दे रखा है? 2 मीटर प्रति सेकंड हो जाता है। तो 4 सेकंड में कितनी दूरी तय करेगी, यानी कि एस बराबर बताना है। तो एस बराबर क्या होता है दोस्तों? तो यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर है दोस्तों, फॉर्मूला होता है। एस बराबर क्या होता है? यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। यहाँ पे आपको ए निकालना होगा। ए बराबर क्या होता है दोस्तों? ए का फॉर्मूला यानी एक्सीलरेशन यानी त्वरण का फॉर्मूला क्या होता है दोस्तों? तो अंतिम वेग, त्वरण का फॉर्मूला क्या होता है दोस्तों? तो अंतिम वेग माइनस प्रारंभिक वेग बटा में समय। यहाँ पे अंतिम वेग आपको कितना दे रखा है दोस्तों? 2। अंतिम वेग यहाँ देखिए 2 दे रखा है। आप प्रारंभिक वेग कितना दे रखा है? 0। और समय कितना दे रखा है? 4। जब 2 में से 0 घटाएंगे तो आपको कितना बचेगा? 2। और नीचे बचेगा 4। 4 को हम 2 से काटेंगे तो 1/2। तो हमको त्वरण कितना मिल गया? 1/2 मीटर प्रति सेकंड। तो हम यहाँ पे त्वरण लिख लेते हैं दोस्तों। त्वरण हमको कितना मिला है? तो त्वरण हमको कितना मिल गया दोस्तों? त्वरण मिल गया 1 मीटर। एक्सीलरेशन यहाँ पे लिख देते हैं, एक्सीलरेशन लिख सकते हैं 1/2 मीटर प्रति सेकंड हमको मिला है। तो हमसे पूछ रहा है एस बराबर एस। अब इसको हम फॉर्मूला पर बैठाते हैं। एस यू कितना दे रखा है दोस्तों? यू 0। और टी कितना दे रखा है? 4। फिर प्लस है तो प्लस 1/2, तो 1/2 लिख देंगे। ए कितना निकाले हैं दोस्तों? ए निकाले हैं 1/2। और टी कितना है दोस्तों? टी हमको कितना दे रखा है? तो टी दे रखा है 4 सेकंड। 4 को 4 से गुना करेंगे, 4 का स्क्वायर कर देंगे तो 16। 4 का स्क्वायर कितना लिख देंगे दोस्तों? 4 का स्क्वायर कितना लिख देंगे? तो 4 का स्क्वायर 16। अब इसको काटेंगे। जब 0 को दोस्तों 4 से गुना करेंगे तो 0 ही बचेगा, तो प्लस।
और देखिए 2 से काटेंगे 16 को तो 2 8 16, फिर 2 से काटेंगे दोस्तों इस 4 मरतबे कटेगा, और यहाँ पे 4, जब 0 में 4 जोड़ेंगे तो 4 ही बचेगा। तो दोस्तों दूरी कितनी तय करेगी, तो 4 मीटर की। कितनी दूरी तय करेगी दोस्तों, तो 4 मीटर की। इसको भी आप एक बार देख लीजिएगा। चलिए अब अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आपसे 80 नंबर पूछ रहा है कि त्वरण ज्ञात करने के लिए सही समीकरण क्या है। यानी कि त्वरण ज्ञात करने का सही समीकरण क्या है। तो त्वरण ज्ञात करने का सही समीकरण क्या होता है दोस्तों, एक्सीलरेशन बराबर क्या होता है, अंतिम वेग माइनस प्रारंभिक वेग बटा में क्या होता है दोस्तों, समय। यानी कि ए बराबर भी माइनस यू अपन टी। कहाँ है दोस्तों, ए बराबर भी माइनस यू अपन टी। ऑप्शन संख्या ए में है, इसलिए इसका सही उत्तर ऑप्शन संख्या ये हो जाएगा। चलिए अब अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन पूछ रहा है कि चाल 108 किलोमीटर प्रति घंटा का तात्पर्य क्या है। यानी कि 108 किलोमीटर प्रति घंटा को मीटर प्रति सेकंड में बदलना है। तो याद रखिए दोस्तों, किलोमीटर प्रति घंटा को मीटर प्रति सेकंड में बदलना हो मीटर प्रति सेकंड में बदलना हो तो 5/18 से भाग देते हैं। यहीं तो मीटर प्रति सेकंड को हमको किलोमीटर प्रति घंटा में बदलना हो तो 18/5 से भाग देते हैं। लेकिन यहाँ हमको क्या बदलना है, तो मीटर प्रति सेकंड में बदलना है। तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं। तो 108 को 108 लिख देंगे और किलोमीटर प्रति घंटा को बदलने के लिए 5/18 से भाग दे देंगे। जब 18 से 108 को काटेंगे तो 6 मरतबे कट जाएगा, और जब 6 को 5 से गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा, 30, यानी 30 मीटर प्रति सेकंड इसका सही उत्तर हो जाएगा। तो चलिए अब अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन 82 नंबर का रहा है कि 5 सेकंड में वस्तु का संवेग बढ़कर 40 kg मीटर प्रति सेकंड होता है, तो इसमें कितना बल लगाने की जरूरत है। यानी कि संवेग दे रखा है, संवेग को हम पी से डिनोट करते हैं। अब पी बराबर कितना दे रहेगा दोस्तों, 40 kg मीटर प्रति सेकंड, यानी कि P1 दे रखा है। और P2 क्या है दोस्तों, 0। P2 क्या है दोस्तों, 0। और T का मान कितना दे रहेगा दोस्तों, 5 सेकंड। 5 सेकंड P2 क्यों दोस्तों, कि कह रहा है कि 5 सेकंड में वस्तु का संवेग बढ़ करके 40 kg मीटर प्रति सेकंड हो जाता है। यानी कि जब 0 सेकंड में था तो 0 सेकंड में वस्तु का समय कितना था, 0, और ये 5 सेकंड में कितना हो जा रहा था, 40 kg मीटर प्रति सेकंड हो जा रहा है। तो कह रहा था इसमें तो इसे कितना बल की आवश्यकता है। यानी कि कोई वस्तु रुका हुआ है, उसकी कोई वस्तु का संवेग 0 है, यानी 5 सेकंड तक उस पर बल लगाया, कितना बल लगाया जाए कि उसका समय कितना हो जाए दोस्तों, 40 kg मीटर प्रति सेकंड। तो F बराबर क्या होता है दोस्तों, तो संवेग में परिवर्तन की दर। बल बराबर क्या होता है दोस्तों, संवेग में परिवर्तन की दर। बल बराबर क्या होता है दोस्तों, तो संवेग में परिवर्तन की दर। तो क्या दोस्तों, P2 माइनस P1 अब बटा में T। तो P2 कितना है, P1 माइनस P2 हो जाएगा। सॉरी दोस्तों, P1 माइनस P2 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, P1 माइनस क्या हो जाएगा, P1 माइनस P2 अपॉन T। तो P1 कितना है, 40, कितना है 40, और P2 कितना है 0, और समय कितना दे रखा है 5। तो 40 में 0 घटाएंगे तो 40 बचेगा, और जब 5 से भागा देंगे तो 5 8 40, 8 से कट जाएगा। यानी कितना बल लगाने की आवश्यकता है, तो 8 न्यूटन के बल लगाने की आवश्यकता है। इसका सही उत्तर ऑप्शन संख्या सी हो जाएगा। चलिए अब अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगले क्वेश्चन 83 नंबर पूछ रहा है कि कौन सी भौतिक राशि वस्तु के संवेग और वेग अनुपात को दर्शाती है। कौन सी वस्तु के संवेग और वेग अनुपात को दर्शाती है। तो संवेग बराबर क्या होता है दोस्तों, संवेग बराबर क्या होता है, संवेग को P से डिनोट करते हैं। अब P बराबर क्या होता है दोस्तों, mv। यानी कि संवेग बराबर क्या होता है दोस्तों, तो द्रव्यमान गुने वेग। संवेग बराबर क्या होता है दोस्तों, तो द्रव्यमान गुने वेग। अब हम दोस्तों यहाँ पे देखते हैं द्रव्यमान और वेग गुना में है, तो इधर दोस्तों वेग को भगाएंगे तो P बराबर किधर लाएंगे, तो इधर दोस्तों भागा में हो जाएगा बराबर m। तो क्या करा दोस्तों, कौन सी भौतिक राशि संवेग और वेग के अनुपात, यानी कि P अनुपात बटा का मतलब दोस्तों अनुपात ही होता है। P अनुपात भी कौन कर रहा है, तो m कर रहा है। m क्या है दोस्तों, मास क्या है, द्रव्यमान। ऑप्शन क्या, इसका सही उत्तर ऑप्शन क्या ये हो जाएगा, द्रव्यमान। चलिए अब अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन 84 नंबर पूछा है कि न्यूटन का कौन सा गति नियम बल को परिभाषित करता है। न्यूटन का कौन सा गति नियम बल को परिभाषित करता है। तो इसका सही उत्तर ऑप्शन क्या हो जाएगा, बी। पहला नियम दोस्तों बल को परिभाषित करता है, जबकि दूसरा नंबर दोस्तों बल को क्या देता है, बल का समीकरण देता है। क्या देता है, F बराबर a में। न्यूटन की गति के दूसरा नियम से दोस्तों हमको क्या मिलता है, तो बल का समीकरण मिलता है। और तीसरा नियम को दोस्तों क्रिया प्रतिक्रिया का नियम कहते हैं, इसको भी याद रखिएगा। चलिए अब अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगले क्वेश्चन आपसे 85 नंबर पूछ रहा है कि 2 न्यूटन का बल 2 किग्रा पदार्थ पर लगाने से जो त्वरण मिलता है वह उस त्वरण का कितना गुना होगा यदि यही 2 न्यूटन का बल 4 किग्रा पदार्थ पर लगाया जाए। क्वेश्चन देखिए, समझिए क्या कर रहा है दोस्तों, कि 2 न्यूटन का बल 2 किलो के पदार्थ पर लगाने से जो त्वरण मिलता है वह उस त्वरण का कितना गुना होगा यदि 2 न्यूटन का ही बल 4 किलो के पदार्थ पर लगाया जाए। तो सबसे पहले इसमें दिया क्या है दोस्तों, यहाँ पे F1 यानी कि बल कितना दे रखा है दोस्तों, 2 न्यूटन दे रखा है, और क्या दे रखा है दोस्तों, और यहाँ पे आपको M1 भी दे रखा है, यानी कि मास कितना दे रखा है दोस्तों, 2 kg। आपसे त्वरण पूछ रहा है, तो बल का फॉर्मूला क्या है दोस्तों, F बराबर ma। F बराबर ma। F कितना दे रखा है दोस्तों, 2, और m कितना दे रखा है 2, और एक्सीलरेशन कितना है 2। इधर आएगा दोस्तों बराबर के, इस पर जो 2 आएगा
तो क्या हो जाएगा 2/2 और बराबर ए। काटेंगे तो एक्सीलरेशन कितना निकले 1 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर, यानी कि पहले का एक्सीलरेशन आपको कितना निकल गया, पहले का एक्सीलरेशन निकाले हैं, पहले का त्वरण यानी कि पहले का त्वरण निकाले हैं तो कितना मिला है दोस्तों 1 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर। अब चलिए इसी तरह दूसरा का निकालते हैं। दूसरा क्या कर रहा है, दूसरा में F2 कितना दे रखा है, F2 दे रखा है आपको 2, यानी बल कितना दे रखा है दोस्तों 2 न्यूटन, और M2 यानी कि द्रव्यमान कितना दे रखा है दोस्तों तो 4 kg। इस तरह दोस्तों फॉर्मूला लेंगे F बराबर ma से, F बराबर ma से, इधर देखिए दोस्तों F बराबर ma से लगाएंगे तो F बराबर लिख देंगे 2, m की जगह लिख देंगे 4 और गुना में लिख देंगे a। अब दोस्तों बराबर के इस पर 4 को लाएंगे तो 2/4 हो जाएगा बराबर a। इसको काटेंगे तो 1/2। एक्सीलरेशन दूसरा A2 कितना निकल गया हम दोस्तों 1/2। तो इसका सही उत्तर पूछ रहा है कि दूसरा त्वरण कितना होगा, तो दूसरा त्वरण 1/2 गुना होगा। कितना हो जाएगा दोस्तों 1/2 गुना। इसका सही ऑप्शन संख्या ए हो जाएगा। तो इसको भी एक बार देख लीजिएगा। 86 नंबर क्वेश्चन कर रहा है कि एक अंतरिक्ष यान पृथ्वी के चारों ओर घूमता है और उसकी दूरी पृथ्वी की त्रिज्या से दुगुनी है, तो गुरुत्वाकर्षण के कारण त्वरण कितना हो जाएगा। जब दोस्तों इसको हल कीजिएगा तो इसका सही उत्तर आपको मिलेगा 1.088 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर। ये दोस्तों गलत है। चलिए अब अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन 87 नंबर पूछ रहा है कि कार्य का इकाई क्या है। तो कार्य का इकाई सही तो ऑप्शन से BC हो जाएगा, जूल। कार्य का इकाई क्या हो जाएगा दोस्तों, तो कार्य का इकाई क्या हो जाएगा दोस्तों जूल हो जाएगा। इसको भी याद रखिएगा। चलिए अब अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है, अगला क्वेश्चन 89 नंबर का रहा है कि दो पदार्थ A और B के द्रव्यमान समान है और उनका वेग 2 भी और 5 भी है, यानी 2 भी और 5 भी है, तो पदार्थ A और B के गतिज ऊर्जा का अनुपात क्या होगा। तो यहाँ पे पूछ रहा है दोस्तों, जो दोस्तों द्रव्यमान समान है यानी कि MA बराबर MB है, और वेग कितना है दोस्तों, इधर 2 भी है और दूसरा का है दोस्तों 5 भी। तो गतिज ऊर्जा पूछ रहा है, यानी काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है दोस्तों, हाफ mv² होता है। चलिए अब बैठाते हैं दोस्तों। तो 1/2 गुने ma/2v²। उसी तरह दोस्तों 1/2 हो जाएगा दोस्तों। अब जैसे नीचे बैठेगा mb, दूसरा वाला बैठेगा दोस्तों, और 5v²। दोस्तों 1/2 से 1/2 कट जाएगा दोस्तों, ma और mb कट जाएगा। क्यों, क्योंकि आप यहाँ बता रहे दोस्तों द्रव्यमान समान है, a और b का दोस्तों क्या है द्रव्यमान समान है। तो हमारे पास बच क्या रहा है दोस्तों, बच क्या रहा है बट्टा में, तो 2v का होल स्क्वायर अब बटा 5v का होल स्क्वायर। इसको आगे बढ़ाइएगा तो 2 के स्क्वायर 4v² अब बटा 5 के स्क्वायर 25v²। v² से v² कट जाएगा। इसका अनुपात हो जाएगा 4:25, जो कि ऑप्शन संख्या सी में दे रखा है, इसलिए इसका सही उत्तर ऑप्शन संख्या सी हो जाएगा। चलिए अब अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन 90 नंबर पूछ रहा है कि 1 जूल कैलोरी के बराबर होता है, 1 जूल कितने कैलोरी के बराबर होता है दोस्तों। तो ऑप्शन संख्या इसका डी हो जाएगा, 0.024 के बराबर होता है। चलिए अब अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है 91 नंबर कि -40 डिग्री सेल्सियस कितने फ़ारेनहाइट के बराबर होता है। तो -40 डिग्री सेल्सियस कितने फ़ारेनहाइट के बराबर होता है। तो इसके लिए एक फार्मूला होता है दोस्तों, C/5 बराबर F - 32/9। इस फार्मूला को दोस्तों हम बैठाएंगे तो इसका सही उत्तर आ जाएगा। C कितना है दोस्तों -40 डिग्री, कितना है दोस्तों -40 डिग्री, और 5 की जगह 5 रख देंगे। F निकालना है तो इसलिए F के F छोड़ देंगे, -32 और बट्टा में लिख देंगे 9। अब गुना कर देंगे दोस्तों, क्या कर देंगे दोस्तों गुना। तो -40 को 9 से गुना करेंगे तो -360 आएगा। कितना है दोस्तों -360, बराबर के बराबर लिख देंगे। एक बार 5 को F से गुना करेंगे तो कितना आएगा दोस्तों 5F, माइनस का माइनस हो जाएगा। और दोस्तों 5 को जब हम 32 से गुना करेंगे तो कितना आ जाएगा दोस्तों 160, कितना आ जाएगा 160। और ये दोस्तों क्या आ जाएगा तो -360 बराबर के इस पर आ जाएगा, तो प्लस का 160 हो जाएगा। अब बराबर के उधर बचेगा दोस्तों 5F। जब -360 में से प्लस का 160 घटाएंगे दोस्तों तो माइनस का 200 बचेगा। कितना बचेगा माइनस का 200। अब 5F, और दोस्तों 5F इधर F के साथ 5 गुना में है, बराबर के इस पर आएगा तो भागा में हो जाएगा। क्या हो जाएगा दोस्तों, बराबर किस पर आएगा तो क्या हो जाएगा दोस्तों भागा में हो जाएगा। तो -200 बराबर 5F है दोस्तों। इधर गुना में है F के साथ 5, इधर आएगा दोस्तों भागा में हो जाएगा। तो -200 भागा में 5 बराबर F। इसको काटेंगे तो 5 होगा 20, यानी कि -40 डिग्री फ़ारेनहाइट। इसका सही ऑप्शन संख्या डी हो जाएगा, -40 डिग्री फ़ारेनहाइट। तो इसको भी आप याद रखिएगा। चलिए अब अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगले क्वेश्चन आपसे पूछा है 92 नंबर कि खगोलीय पदार्थ देखने के लिए किसका उपयोग होता है। तो खगोलीय पदार्थ देखने के लिए दोस्तों टेलीस्कोप का उपयोग होता है। ऑप्शन संख्या इसका बी हो जाएगा। चलिए अब अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आपसे 93 नंबर पूछ रहा है कि
चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता की इकाई क्या है? चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता की इकाई क्या है दोस्तों? तो वेबर हो जाएगा। ऑप्शन संख्या बी क्या हो जाएगा दोस्तों? वेबर। चलिए अब अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन पूछ रहा है कि 1 माइक्रो एम्पियर प्रवाह का तात्पर्य क्या होता है दोस्तों? तो 1 माइक्रो का मतलब क्या होता है दोस्तों? तो 1 माइक्रो का मतलब होता है 10 के पावर -6 और 1 एम्पियर का मतलब क्या होता है दोस्तों? प्रति सेकंड 6.25 × 10 के पावर 18 इलेक्ट्रॉन का प्रवाह क्या होता है दोस्तों? 10 के पावर 18 इलेक्ट्रॉन का प्रवाह प्रति सेकंड। 1 एम्पियर का मतलब क्या होता है दोस्तों? 6.25 × 10 के पावर 18 प्रति सेकंड इलेक्ट्रॉन का प्रवाह दोस्तों 1 एम्पियर के बराबर होता है। तो आपसे पूछ रहा है 1 माइक्रो एम्पियर प्रवाह कितना के बराबर हो जाएगा? तो इसको गुना कर देंगे दोस्तों 6.25 × 10 के पावर 18 और गुना 10 के पावर -6 क्या हो जाएगा दोस्तों? 10 के पावर -6 ये कितना होगा दोस्तों? तो 1 माइक्रो एम्पियर के बराबर हो गया। यहाँ पर दोस्तों देखिए 10 के पावर 18 ये प्लस का है और 10 के पावर 18 दोस्तों यहाँ माइनस का है तो घट जाएगा। तो 18 में से 6 घटाएगा तो 12 कितना आएगा दोस्तों? 12। तो 6.25 × 10 के पावर 12 इलेक्ट्रॉन प्रति सेकेंड। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन संख्या डी क्या हो जाएगा दोस्तों? ऑप्शन संख्या डी माइनस का नहीं प्लस का होना चाहिए। 6.25 × 10 के पावर 12 इलेक्ट्रॉन प्रति सेकंड। तो इसको भी आप याद रखिएगा। चलिए अब अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है कि विद्युत प्रवाह का वाणिज्यिक पैमाने पर उत्पादन की खोज किसने की थी? तो माइकल फैराडे ने की थी। किसने की थी दोस्तों? तो माइकल फैराडे ने की थी। इसको भी याद रखिएगा। चलिए अब अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन पूछ रहा है कि कितना कैरेट सोना शुद्ध होता है? कितना कैरेट शुद्ध सोना होता है? तो 24 कैरेट। कितना होता है दोस्तों? 24 कैरेट सोना शुद्ध होता है। इसको भी याद रखिएगा। चलिए अब अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगले क्वेश्चन 97 नंबर पूछा है कि अल्फा और बीटा कणों की खोज क्या पूछा है दोस्तों? 97 नंबर कि अल्फा और क्या पूछा दोस्तों? अल्फा और बीटा कणों की खोज किसने की थी? तो किसने की थी दोस्तों? रदरफोर्ड ने की थी। किसने की थी दोस्तों? तो अल्फा और बीटा कणों की खोज किसने की थी? तो रदरफोर्ड ने की थी। इसका ऑप्शन संख्या क्या हो जाएगा? ऑप्शन संख्या ए रदरफोर्ड ने की थी। अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा है 98 नंबर कि एल्युमिनियम की इलेक्ट्रॉनिक संरचना क्या है? एल्युमिनियम की इलेक्ट्रॉनिक संरचना क्या है? तो एल्युमिनियम की बात करें दोस्तों, एल्युमिनियम का परमाणु क्रमांक कितना होता है? 13 और इलेक्ट्रॉन को कक्षा में भरने का फॉर्मूला क्या होता है दोस्तों? तो 2n² होता है। क्या दोस्तों? 2n², जहाँ n क्या होता है? कक्षा की संख्या होता है। क्या दोस्तों? कक्षा की संख्या। तो चलिए अब 13 इलेक्ट्रॉन को दोस्तों एल्युमिनियम के जो 13 इलेक्ट्रॉन है उसको कक्षा में भरने की करते हैं दोस्तों। तो पहले कक्षा में कितना भरेंगे? पहला कक्षा में 1 तो 2 गुने n की जगह दोस्तों 1 रखेंगे, स्क्वायर करके देंगे तो 2 का स्क्वायर 1 होगा। 2 का स्क्वायर 1 यानी कि कितना भरेगा दोस्तों? 2। दूसरी कक्षा में दोस्तों भरते हैं तो 2 गुना n की जगह रख देंगे तो 2 और 2 का स्क्वायर कर देंगे तो 2 का स्क्वायर 4 को दोस्तों 2 से गुना करेंगे तो कितना आ जाएगा? 8। तो कितना भर गया दोस्तों? 2 और 8 यानी कि 10 इलेक्ट्रॉन भर चुके हैं। और तीसरा कक्षा में भरते हैं तो तीसरा कक्षा में 2 और n की जगह रख देंगे 3 और 3 का स्क्वायर कर देंगे तो 3 का स्क्वायर 9 और 9 को 2 से गुना करेंगे दोस्तों कितना आएगा? 18। तो पहले कक्षा में कितना अधिकतम कितने इलेक्ट्रॉन भरे जा सकते हैं? तो 2 और दूसरी कक्षा में अधिकतम कितने इलेक्ट्रॉन भरे जा सकते हैं? तो 8 और तीसरी कक्षा में अधिकतम कितने इलेक्ट्रॉन भरे जा सकते हैं? तो 18। लेकिन हमको भरना कितना है? 13। तो पहला कक्षा में दोस्तों 2 भर जाएगा, दूसरी कक्षा में 8 भर जाएगा और 2 8 10 अब बचा कितना दोस्तों? तो अधिकतम कक्षा में तीसरी कक्षा में तो 18 भरे जा सकते हैं, लेकिन हमारे पास बचा कितना है दोस्तों? 3। बचा कितना है दोस्तों? तो 3। तो इसका सही हो जाएगा 2 8 और 3। ऑप्शन संख्या बी क्या हो जाएगा दोस्तों? ऑप्शन संख्या बी। तो इसको भी याद रखेंगे। चलिए अब अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है 99 नंबर कि यदि परमाणु की तीसरी कक्षा सबसे बाहरी कक्षा हो तो इसमें इलेक्ट्रॉनों की अधिकतम संख्या क्या हो सकती है? यानी कि यदि परमाणु की तीसरी कक्षा सबसे बाहरी कक्षा हो, यानी कि बाहरी कक्षा कितना है दोस्तों? 3। तो 2n² वाला फार्मूला में दोस्तों n का मान कितना दे रखा है? 3। तो देखिए बैठा देते हैं 2 गुने n की जगह रख देंगे दोस्तों 3 और स्क्वायर कर देंगे n का 3 का। तो 3 का स्क्वायर करेंगे तो कितना हो जाएगा दोस्तों? तो 2 गुने 3 का स्क्वायर करेंगे तो 9 और 9 को जब 2 से गुना करेंगे तो 18। तो बाहरी तीसरी कक्षा में अधिकतम कितने इलेक्ट्रॉन रखे जा सकते हैं? तो 18। ऑप्शन संख्या सी। चलिए अब अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन दोस्तों आज का अंतिम क्वेश्चन है 100 नंबर कि निम्नलिखित में से कौन धातु क्षार है? तो कौन है दोस्तों? तो लिथियम धातु क्षार है। इसको भी आप याद रखिएगा। उम्मीद करता हूँ दोस्तों वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा।